बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। ठीक है। उस चैप्टर का नाम है प्रोटीन्स। तो हम इसमें देखेंगे प्रोटीन्स क्या हैं, कहाँ से हम प्रोटीन्स लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले इनमें डेफिनेशन है कि प्रोटीन्स है क्या। प्रोटीन आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं and nitrogenous compounds made up of a variable number of amino acids joined together with each other by specific bond, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स बेसिकली कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि इनमें नाइट्रोजन का ग्रुप लाजमी तौर पर मौजूद होता है, जो मिलके बनते हैं अमीनो एसिड से। जो अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, या हम उसको पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। यानी कि अमीनो एसिड्स की यूनिट वन joined to each other by a bond called peptide bond, then very complex molecule are formed। ठीक है, वो called them, इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स। यानी कि जब अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, उनके बनने से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनती है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स में दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि दीज आर द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, क्योंकि अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं ना, तो अमीनो एसिड के फार्मूले के अंदर ही NH2 जो अमाइन ग्रुप होता है वो लाजमी तौर पर मौजूद होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ ए वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आपस में मिलके प्रोटीन्स बना। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी डेरिवेशंस। जो प्रोटीन्स वर्ड है ना, वो एक ग्रीक वर्ड प्रोटोज से लिया गया, जिसका मतलब होता है फर्स्ट आर द सुप्रीम। एमसीक्यू आ सकता है बेटा ये कि प्रोटीन्स कहाँ से इसको लिया गया। प्रोटीन इज ए ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, जिसको हम कहते हैं प्रोटोज, जिसका मतलब होता है फर्स्ट या सुप्रीम, पहली चीज। सो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स बेसिकली हमारे पास पॉलीमर है अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट, अब आप ये देखें फार्मूले की। अभी मैं बात करती हूँ कि अमीनो एसिड्स का, तो ये जर्नल फार्मूला है। इसमें एक हमारे पास कार्बन होती है दरमियान में, साथ में हमने COOH, दो इसके फंक्शनल ग्रुप हैं। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, जो ग्रुप होता है ना, एसिड को शो करता है। ठीक है, दूसरा NH2 अमोनिया का, इसके अंदर अमाइन ग्रुप लाजमी तौर पर मौजूद होता है, अमीनो एसिड डिसीजेस का नाम बनता है। साथ में R एक साइड चेन होती है, जो जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। आर की जगह पे हम अपनी अमीनो एसिड जो होते हैं ना, वो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के ऑलमोस्ट 91-20 तक अमीनो एसिड्स हैं। तो जो जो अमीनो एसिड्स का हम नाम बनाते हैं ना, तो आर की जगह पे हम रिप्लेस करके उसका फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास एक नया अमीनो एसिड्स बन जाएगा। तो इसीलिए आर जो है ना, वो हमारे पास साइड चेन के ऊपर होती है, जिसमें हम अपनी मर्जी से चाहें तो उसके अंदर जो है ना, उस ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। तो और जो बाकी हमारे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि हमने कार्बन के साथ चार बॉन्ड जो है ना वो पूरे करने हैं। सो अमीनो एसिड्स के दो अहम फंक्शनल ग्रुप हैं। एक जो आपने याद रखने हैं, एक हमारे पास है अमाइन NH2 ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास COOH जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और R जो है ना, ये जो साइड चेन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वेरी होती है फ्रॉम अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड के बाद दूसरा अमीनो एसिड, जो मर्जी हम अपनी मर्जी से चाहें R की जगह पे हम नया ग्रुप ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास है NH2 ग्रुप, हमने बता दिया, COOH ग्रुप भी बता दिया है। अब जो अमीनो एसिड होते हैं वो कहते हैं कि 20 अमीनो एसिड्स हैं विच हैव बीन फाउंड टू अकर इन ऑल द प्रोटीन। तमाम वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स बनाते हैं ना, उसके अंदर तकरीबन 20 है। एंड फॉर विच जेनेटिक कोड एग्जिस्ट, और इनमें से सबके जेनेटिक कोड्स होते हैं। आर को हम चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो जाएगी, ठीक है, और जब स्ट्रक्चर चेंज होगी इट्स मीन कि हमारे पास न्यू अमीनो एसिड्स बन जाए। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखें, अब हमने कहा था कि तो जनरल फार्मूले के साथ तो आर लगाया हुआ था। अब आर की जगह पे यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन का ग्रुप लगा दिया है, तो इसका नाम बन गया ग्लाइसिन। बाकी सारा कुछ सेम है, जस्ट आर की जगह पे हम ग्रुप चेंज कर। तो आर के ऊपर जब मैंने ग्रुप चेंज किया है, ठीक है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्लाइसिन बन गए। इसी तरह अगर हम आर की जगह पे CH3 ग्रुप ऐड कर देते हैं, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है CH3 ग्रुप, ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाएगा एलिनीन।
एलानिन अमीनो एसिड्स का नाम है। सो आप सिंपल कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स मीन कि प्रोटीन आपस में मिलकर अमीनो एसिड्स को बनाते हैं। सॉरी, बल्कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स मीन कि अमीनो एसिड्स आपस में मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होती हैं बेसिकली हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती हैं, ठीक है, जो अंदर सेल के पूरा एक फ्लूइड्स होता है। उसके बाद जो सेल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है उसमें भी होती है। और अब इसमें प्रोटीन मुख्तलिफ सेल्स में इनकी कंसंट्रेशन मुख्तलिफ होती है। ये आप देख लें, जो मेम्ब्रेन्स क्या मसल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें 20% होती है। हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर 7% प्रोटीन्स होती हैं। कौ के अंदर जो होती है 3.5% होती हैं। और जो मुख्तलिफ सीरियल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, अनाज वगैरह के अंदर तकरीबन 12%। उसके बाद कुछ हमारे पास जिस तरह नट्स हैं, ठीक है, पल्सेस दालें होती हैं बेटा, कुछ पीनट्स वगैरह, कुछ बीन्स, जिस तरह बीज वगैरह होते हैं, उनमें तकरीबन 20%। उसके बाद है कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, और तो प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत अहम है। ठीक है, हमारी बॉडी की पूरी एक स्ट्रक्चर देने के लिए, हमारी बॉडी को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमें लाइफ में प्रोटीन्स की जरूरत होती है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन अवर डेली फूड प्रोडक्ट। ये हमारे डेली फूड के प्रोडक्ट में होने के साथ साथ कुछ हमारे लैब में डेली कुछ अदर आर्टिकल्स यूज होते हैं, जिस तरह सिल्क, उसमें भी प्रोटीन होती है, इस तरह लेदर में भी और वूल में भी। ठीक है, वूल जो एनिमल्स से हम वूल लेते हैं, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर से जो खाल होती है उसमें भी बेसिकली प्रोटीन्स है। A group of substance called enzymes which are biocatalyst of the body। हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जिसको हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। बायोकैटलिस्ट मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, वो उनको स्पीड अप कर ले। सो हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं जिनको हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। यानी कि याद करने की चीज क्या है कि जो इंजाइम्स है वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, हार्मोनल इफेक्ट। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हमें पता है मुख्तलिफ हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को, साथ में मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये भी बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। तो ये सारे प्रोटीन्स के हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की वही जब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो पहली चीज ये है कि प्रोटीन जो होती है ना वो अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। So different kinds of proteins have different shape related to particular functions in the life process। हमारी लाइफ के प्रोसेस के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं उसकी बेस के ऊपर प्रोटीन्स की मुख्तलिफ साइज, शेप्स होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होती है। प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट सेवरल डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स, उनके मुख्तलिफ लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसमें हम डिवाइड करते हैं प्रोटीन्स को, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास है बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, और चौथे हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। यानी कि इसको स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो इसको चार स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम कहते हैं कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। यानी कि इसमें अमीनो एसिड जो होती है वो बेसिकली लीनियर एक तरतीब की फॉर्म में आपस में लीनियर तरतीब होती है, उनकी आपस में जुड़कर प्रोटीन्स को बनाते हैं। सो अमीनो ग्रुप इज वन साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द राइट साइड। यानी कि राइट साइड के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और लेफ्ट साइड के ऊपर अमीनो एसिड्स होती हैं, और वो एक स्ट्रेट चेन में होते हैं। ठीक है, एक लंबी उनकी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेंथ जो होती है वो वेरी करती अकॉर्डिंग टू प्रोटीन्स, यानी कि हमें कौन सी प्रोटीन्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द चेन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटीन, कि हमें कौन सी प्रोटीन चाहिए उसकी बेस के ऊपर हम उसकी लेंथ को डिसाइड करते हैं। बट इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन, लेकिन ये मोस्टली क्या होती है कि पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन होती है। हमने ऊपर पढ़ा था कि अमीनो एसिड जो होती है वो एक बॉन्ड के थ्रू आपस में मिलकर प्रोटीन्स बनाती है, उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। जो होती है वो हमारे पास था पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है कि मुख्तलिफ, पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, ठीक है, तो मैनी जो पेप्टाइड्स होती हैं वो आपस में मिलकर प्रोटीन्स बनाती हैं, सो हम कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन।
नेक्स्ट हमारे पास है कि नो एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कोई एडिशनल नहीं होती, जस्ट सिंपल इनके एक लीनियर स्ट्रक्चर होती है। और ओनली कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो चीज आपने याद रखनी है, एमसीक्यू आ सकता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन सा बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, बेसिकली वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास है ये नाइट्रोजन का NH2 अमाइन ग्रुप। ठीक है, हमारे पास है कार्बन की एक चेन है, इसके अंदर पूरी एक स्ट्रेट चेन के अंदर में उसके साथ हमने कार्बन को अटैच किया है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंड हमारे पास टाइप है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड दैट आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर इन ए लीनियर सीक्वेंसेस, दीज अरेंजमेंट आर टर्म्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जब वो आपस में मिलकर अरेंज होती हैं तो उससे हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की रीअरेंजमेंट से आपस में हमारे पास एक अदर स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी नाम से शो है। टर्शियरी स्ट्रक्चर बेसिकली होता है बेटा 3 डायमेंशनल एक शेप होती है। ठीक है, तीन आपस में चीजें आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है ना, तो हम उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का मतलब है ओवरऑल 3 डायमेंशनल शेप complex secondary structure will take over on the 3 dimensional structure। यानी कि प्राइमरी जो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो आपस में मिलकर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। इन विच देयर इज ए फोल्डिंग, वहां पे क्या होता है बेटा, बेसिकली फोल्डिंग होता है, लूपिंग होती है एंड बाइंडिंग ऑफ द चैन इंक्लूड इन आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो बेसिकली चाइन्स होती है ना, स्ट्रेट चाइन, वो आपस में फोल्ड होती हैं, लूप बनाती हैं, एक दूसरे के ऊपर बाइंड होती हैं, तो एज ए रिजल्ट अ स्ट्रक्चर इज फॉर्मेड, वी कॉल्ड इट टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जो फेनल शेप होती है उस टर्शियरी स्ट्रक्चर की में भी एक ग्लोब या कोई इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, और हम उसको डिटरमाइन करते हैं बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जो उसमें मौजूद होते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब इसके हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि जो मायोग्लोबन होते हैं, मायोग्लोबन मीन वो प्रोटीन जो हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होती है। मायो बेसिकली कहते हैं मसल्स को। ठीक है, तो वो प्रोटीन जो हमारे मसल्स के अंदर होती है वो बेसिकली टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एग्जांपल है। उसके बाद है क्वाटरनी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्वाटरनी स्ट्रक्चर्स मीन अब इसमें क्या होता है कि क्वाटरनी बेसिकली कहते हैं फोर को। ठीक है, तो जब इसमें कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड आपस में जब एक दूसरे के साथ एसोसिएट होती हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है, तो हम उसको क्वाटरनी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। ये इट इज नॉट फाउंड इन ऑल द टाइप ऑफ प्रोटीन, ये हर टाइप ऑफ प्रोटीन्स में नहीं होती। जो क्वाटरनी स्ट्रक्चर्स होती है ना, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं उसके अंदर होती है। द स्ट्रक्चर फॉर्मेड बाय एग्रीगेशन ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो आपस में मिलके एक जो है ना क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिसको हम एग्रीगेट्स कहते हैं। एग्रीगेट्स मीन आपस में चीजें मिलती हैं, एग्रीगेशंस होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। एज ए रिजल्ट मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बनते हैं, तो हम उसको क्वाटरनी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी बेटा, वो है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमें पता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली, ठीक है, जो हमारा HB है, और इस तरह कोलेजन जो फाइबर्स वगैरह होती हैं, ये सारे के सारे क्वाटरनी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन या फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, यानी कि बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनके क्या काम है। तो पहले नंबर पे हमारे पास है प्रोटीन एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल। नाम से शो है कि प्रोटीन चाहे वो हमारे पास प्लांट है, ठीक है, चाहे वो कोई भी एनिमल्स है, उन तमाम की जो एक स्ट्रक्चर, जो उनकी पूरी एक साख्त होती है बॉडी की, इसके लिए प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन जो होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो ड्राई वेट्स तकरीबन ऑलमोस्ट जो होता है वो सारा का सारा प्रोटीन्स का होता है। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं बाहर, वो बेसिकली प्रोटीन्स की बनी होती हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी प्रोटीन बहुत अहम होती है, उन उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक पूरी स्ट्रक्चर बनानी। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी सोर्स। जो प्रोटीन्स होती है ना, वो बेसिकली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसमें कैसे होता है कि जो अमीनो एसिड्स होती हैं उनकी डाइजेशन होती है, उनकी ब्रेकडाउन होती है, उससे हमारे पास एनर्जी के यूनिट्स बनते हैं।
ठीक है। तो उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अमीनो एसिड्स के अंदर जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे अमोनिया बनती है। जो अमोनिया जो रिलीज होती है वो बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। जिस तरह एटीपी एडीपी मुख्तलिफ हमारे पास ये सारी चीजें बनती हैं तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद है डिफेंस ऑफ द बॉडी। डिफेंस ऑफ बॉडी मींस जो प्रोटीन्स है वो डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी को फाइट करने में भी हेल्प आउट करती है। अब जिस तरह से प्रोटीन्स जो होती है वो डिजीज के अगेंस्ट हायर एनिमल्स मीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें इंसान वगैरह है, ठीक है, इन सब की बॉडी के अंदर। अब इसमें कौन सी होती है जो बेसिकली एंटीबॉडीज, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है वो बेसिकली प्रोटीन होती हैं। एंटीबॉडीज और इंटरफेरॉन्स ये दोनों तरह की प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी की डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करती हैं। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया या कोई भी वायरस वगैरह अटैक करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एंटीबॉडी जो बेसिकली प्रोटीन्स है वो उसको किल करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर देती है। प्रोटीन्स जो होती है वो बहुत अहम पार्ट्स होता है तमाम वायरसेस के लिए जो कि हमारे लिए पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक्स मीन जो डिजीज काज करते हैं, यानी कि ऐसे तमाम वायरसेस, ऐसे तमाम बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर जाके डिजीज काज करते हैं, प्रोटीन्स उसके अगेंस्ट बहुत अहम होती है, फाइट करती हैं और उनको किल करके हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करती है। डिजीज तो तब होगी ना कि जब जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है, प्रॉपर प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज उनकी स्ट्रांग है, तो उनकी बॉडी से ये जार मंदार होते भी है ना तो ऑटोमेटिक किल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चौथा इसका रोल है डाइटरी प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन नाम से शो है जो हमारी फूड में होती है और उसमें बेसिकली नाइट्रोजन और सल्फर, जो हमारी बॉडी को नाइट्रोजन और सल्फर मिलता है वो बेसिकली उन प्रोटीन्स के थ्रू मिलता है जो हमारी डाइट में इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल एक 1 ग्राम ऑफ जो हम डाइटरी प्रोटीन्स लेती है ना तो वो हमारी बॉडी को 4.1 किलो कैलोरीज या 4100 कैलोरीज जो होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद इंजाइम। हमने जिस तरह ऊपर पढ़ा था कि इंजाइम्स जो हमारी बॉडी में बहुत अहम होते हैं, हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर हमारे फूड के डाइजेशन कराते हैं, तमाम केमिकल रिएक्शंस के अंदर एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन्स। हार्मोन्स हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर जिस बनते हैं वहां रिलीज होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर जो होती है वो उनको कंट्रोल करते हैं। जिस तरह इंसुलिन है एक हार्मोन्स है ना, ग्लूकोज को हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट कर रहा होता है। इसी तरह ये जो कुछ इस तरह रिप्रोडक्शन के अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो हार्मोन जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है, हम बेसिकली फंक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे हैं ना, तो इंजाइम्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं और हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स भी बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस करवाते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस करवाते हैं, तो इसके लिए भी प्रोटीन जो है ना वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट फंक्शन है रिजर्व फूड। रिजर्व फूड का मतलब है कि मुख्तलिफ जिस तरह हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उनमें प्रोटीन्स होती है, तो ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है। और जब हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है तो ये वहां से फिर रिलीज होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो बेसिकली एग के अंदर होती है। ठीक है। तो एग के हम फूड है ना जब हम खाते हैं, इस तरह मिल्क में हमारे पास जो होती है कैसीन्स होती हैं, ये मुख्तलिफ प्रोटीन्स है जो बॉडी के अंदर जाके स्टोर होती हैं और जब जब हमें जहां जहाँ जरूरत होती है प्रोटीन्स की तो वहां से हमें ये मिलती हैं। नेक्स्ट इस तरह कुछ विटामिन वगैरह होते हैं। ठीक है। कुछ हार्मोन्स के साथ प्रोटीन्स अटैच होती हैं तो वो हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मीन्स जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स का काम क्या होता है, रिलैक्स होते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बेसिकली इन प्रोटीन्स की वजह से होती है। इसी तरह से वो कहते हैं कि मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह फॉर एग्जांपल डायनिन सीलिया एंड फ्लैजिला, ये हमारे सेल्स के अंदर होते हैं ना। सीलिया मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जो मूव करते हैं, जो अदर फॉरेन पार्टिकल टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, तो इसके लिए भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ठीक है। उनको अपने मूवमेंट्स के लिए। इसी तरह कुछ हमारे स्पेंडल फाइबर्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं, इसकी हमें जरूरत होती है। इस तरह हमारे मसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स है वो एक्टिन एंड मायोसिन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक इनका अदर फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमें पता है कि दो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इन दोनों का हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है ना वो अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के हमारी बॉडी से बाहर जाती है।
तो इनका एक्सचेंज होता है बेसिकली बेटा हेमोग्लोबिन के थ्रू। हेमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है, हीम जो होती है इसमें आयरन होती है। इसी तरह तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं। इसी तरह कुछ हार्मोन्स अदर, जिस तरह इंसुलिन की बात है, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, इसी तरह पैराथायराइड हार्मोन्स वगैरह, ये सारे के सारे इनमें प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका फंक्शन होमोस्टेटिक कंट्रोल। होमोस्टेटिक कंट्रोल मीन ब्लड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो एक अदर फंक्शन जो प्रोटीन्स का है वो सर्कुलेटरी ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स वगैरह होती हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड्स वगैरह, उनमें भी जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो सारी रेगुलेट करवाते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस। इसी तरह कुछ प्रोटीन्स होती है जिनको हम कोएगुलेशन प्रोटीन्स कहते हैं, यानी कि जो हमारी ब्लड को क्लॉट बनने में हेल्प आउट करते हैं। उसके एग्जांपल हमारे पास है फैब्रिन। फैब्रिन जो होती है वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होती हैं, ठीक है, जो हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट बनाती है। इसी तरह कुछ अदर सब्सटेंट होते हैं, जिस तरह कुछ ड्रग्स वगैरह लाइक आयरन, कॉपर वगैरह, कुछ मेटल्स जो हम लेते हैं, तो इन प्रोटीन्स की जरूरत होती है इनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमारी थ्रू आउट द बॉडी के अंदर। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बता दिया है, वो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। इस तरह थ्रम्बन, फैब्रिनोजन, ये मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जो क्लॉट बनाती है हमारे ब्लड के अंदर, तो इनकी हमारे बॉडी के अंदर जरूरत होती है। आपको बस हेडिंग आनी चाहिए। अगर आपको 5 नंबर का सवाल आता है तो आप मेन हेडिंग उसमें लिख के, ठीक है, आप उसमें एक एक दो दो लाइन जो आपकी कॉन्सेप्ट हो आपको, तो आप उसमें खुद ऐड कर सकते हैं। आपको ये सारा पैरा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अदर इनका फंक्शन है हेरिडेटरी ट्रांसमिशन, यानी कि जीन्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसके लिए भी हमें प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, वो है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियस के साथ प्रोटीन्स मिलकर उनको आप न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं, जो तमाम जीन्स को हमारी कंट्रोल करते हैं। इस तरह क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। उसमें मुख्तलिफ सेल्स, मुख्तलिफ जीन्स जो होती है, उनकी जो डिविजन होती है, इन सब के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। मैम जब हमें चोट लगती है तो जब ब्लड क्लॉट होता है तो वो ब्लड के कौन से सेल्स हैं जो ब्लड को बाहर आने से रोकते हैं हमारे बॉडी से। जी वो ही वही तो बात है। वो सेल्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं जो ब्लड सेल्स है ना, वो हमारे पास होती हैं प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड सेल्स की 3 टाइप्स है ना, एक डब्ल्यूबीसीज होते हैं, एक व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स है ना, इनको हम क्लॉटिंग सेल्स भी कह सकते हैं। ये बेसिकली क्लॉट बनाते हैं उस टाइम जब हमें चोट लगती है ना, ब्लीडिंग हो रही होती है, तो एकदम ब्लीडिंग रुकती है, तो वहां पे जो प्लेटलेट्स होते हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, वो वाले सेल्स ब्लड के आके वहीं पर अक्युमुलेट हो जाते हैं, तो वहां पे जो है ना क्लॉट बन जाता है। और उन ब्लड सेल्स को बनने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, तो उसको उन प्रोटीन्स को हम फैब्रिनोजन प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है, जो कि फैब्रिन यानी कि क्लॉट बना देते हैं, तो वो वाले सेल्स प्लेटलेट्स होते हैं। क्लियर है? और मैम इन प्लेटलेट्स की हमारी बॉडी में कम से कम कितनी मिकदार होनी चाहिए। वो मुख्तलिफ होता है। नॉर्मल कौन सा है, या फिजियोलॉजी में आपकी बुक में लिखा भी हुआ है कि नॉर्मल जो होती है प्लेटलेट्स की इतनी जरूरत है। अगर हमारा एचबी का लेवल जो है ना, नॉर्मल जिस तरह मेल में होता है 12 to 16, अगर एचबी आपकी अच्छी है तो आपके, इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबी आरबी सारे अच्छे हैं। अगर आपका एचबी लेवल कम है ना, तो प्लेटलेट्स का काउंट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इसके जो स्टैंडर्ड वैल्यू के अंदर आपकी अगर रेंज है, आप अच्छी डाइट ले रहे हो सब कुछ, तो आपके प्लेटलेट्स का लेवल अच्छा होता है। ये एचबी पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा मैम हमारे प्लेटलेट्स तो मलेरिया में नहीं करते, डेंगू जब होता है तो तब हम सीबीसी करवाते हैं पेशेंट की। प्लेटलेट्स तो तब कम होते हैं। जी मैम मैंने कहा अगर किसी को डायग्नोस करना हो कि इसे डेंगू है या नहीं, हाँ जी, तो उसके लिए हम पेशेंट को सीबीसी रिकमेंड करते हैं। जी जी सीबीसी सीबीसी में करवाते हैं। प्लेटलेट्स का हमें ये पता चलता है ना, अगर प्लेटलेट्स कम है तो मतलब कि इसे डेंगू है। अब हाँ, उसमें मुफ्त सारे सेल चेक करते हैं ना जब हम सीबीसी करवाते हैं, उसमें प्लेटलेट्स का काउंट भी चेक किया जाते हैं, और उसके अलावा उसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी सबका लेवल चेक किया जाता है ना, जब कोई टेस्ट वगैरह हम करवाते हैं। तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैम आप बता रही हैं कि जो प्लेटलेट हैं ये क्लॉटिंग करते हैं, हाँ जी, क्लॉट तो करवाते मैंने हैं। कहा
मैं डिस्पेंसर हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम मतलब जो हमारे डॉक्टर हैं ये पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि सीबीसी करवाएं, जी जी। ताकि हमें मुझे पता चले इन्फेक्शन कितना है या हाँ हाँ, कितना है, डेंगू है कितना या नहीं। कम है, कितना ज्यादा है, वो सीबीसी करवाते हैं, सही है। तो ये प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग वाला काम भी करते हैं? हाँ जी, क्लॉटिंग वाला काम करते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम ही थ्रोम्बोसाइट्स है। थ्रम्बो कहते हैं बेटा, बेसिकली क्लॉट को कहते हैं, ठीक है। साइट कहते हैं सेल को। थ्रोम्बोसाइट मीन जो क्लॉट बनाने वाले सेल्स होते हैं। इनके और काम भी होते हैं, लेकिन जी इनका जी, ये थैंक यू। फंक्शन भी है, ठीक है। जी ठीक हो गया, थैंक यू मैम। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन्स की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आपका सवाल पेपर में दो तरीके से आ सकता है। अगर वो आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पूछते हैं ना अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो आपने उसमें वो जो चार टाइप्स मैंने पीछे पढ़ाई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, आपने वो वाली पढ़ा, ठीक है, उसमें लिखनी है पेपर में। अगर वो आपसे पूछती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, और सिंपल अगर पूछते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर, तो उसकी बेस में हमने सिंपल आपने प्रोटीन्स लिखनी है, कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन्स और डेरिवेट प्रोटीन्स, तो आपने उसकी ये वाली तीन टाइप्स लिखनी। तो हम ये लास्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा आधे घंटे का लेक्चर ऑलरेडी हो गया है। तो इसके अंदर, ठीक है, जूम में इसकी एक्सटेंशन की रिकॉर्डिंग इतना ही होती है। तो हम फिर ये वाले टैब्स तीन तरह के पढ़ेंगे, यानी कि दो तरीके से सवाल आ सकता है। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं। तो अगर तो आपने इन दोनों में जो है ना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इतना काफी है। आपका कोई सवाल है? नहीं मैम, फिलहाल नहीं, थैंक यू। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।